हेलो एंड वेलकम। और आज हम बात करने जा रहे हैं, हमारे बीच में हैं संयुक्त संचालक महिला बाल विकास भोपाल मध्य प्रदेश से श्री सुरेश तोमर जी। और हम खास आज हम चर्चा करेंगे जेंडर इक्वालिटी पे। आपका बहुत स्वागत है सुरेश जी। बहुत बहुत शुक्रिया। हम सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे एज ए कॉमन मैन कि जेंडर इक्वालिटी क्या है। देखिए आलोक जी, हम अगर देखें तो प्रकृति हमें जो मनुष्य जाति है उसको स्त्री और पुरुष के तौर पर पैदा करती है, लेकिन समाज ने जो प्राकृतिक सिद्धांत है उसको बदल दिया है और समाज ने स्त्री और पुरुष को अलग अलग बना दिया है। समाज स्वाभाविक तौर पर स्त्रियों के साथ और पुरुषों के साथ अलग अलग किस्म का बर्ताव करता है। तो और उसमें हो ये जाता है कि पितृसत्ता की वजह से पुरुषों को अधिकार ज़्यादा मिल जाते हैं और स्त्रियां स्वाभाविक तौर पर दोयम दर्जे की नागरिक परिवार में और समाज में बन जाती हैं। तो ये जो गैर बराबरी है स्त्री और पुरुष के बीच में जो समाज ने क्रिएट की है, ये इसको प्रकृति नहीं करती है। प्रकृति स्त्री और पुरुष के तौर पर ही पैदा करती है, लेकिन समाज ने जो गैर बराबरी पैदा की है कि पुरुष को ज़्यादा अधिकार दिए हैं, पुरुष को परिवार में समाज में ज़्यादा स्पेस मिलता है, स्त्रियों को बनिस्बत कम मिलता है। तो ये जो गैर बराबरी है इसको ख़त्म करना और स्त्री और पुरुष को आगे बढ़ने के लिए बराबर के अवसर प्राप्त हों और वो अपने जीवन में बराबर परफॉर्म कर सकें, इसी को हम जेंडर इक्वालिटी कहते हैं। जब भी ये मुद्दा आता है जेंडर इक्वालिटी का जो इशू आता है तो सुनने में एक पुरुषों को ऐसा लगता है कि ये एक महिलाओं का मुद्दा है, ये महिलाओं के हित की बात हो रही है, इसमें पुरुषों का कोई हित नहीं है या ये पुरुषों का मुद्दा नहीं है। जी। आपके क्या विचार है इस बारे में? नहीं, देखिए, मुझे एक पुरुष के तौर पर ऐसा महसूस होता है। मैं लगभग पिछले 1 दशक से बहुत गंभीरतापूर्वक इस विषय पर काम कर रहा हूँ। तो मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो ये है कि स्त्रियों को तो गैर बराबरी का नुकसान होना स्वाभाविक है जी। कई जगह पर उनको गैर बराबरी होती है, उसका नुकसान होता है, ये तो सीधी सी बात है। लेकिन पुरुष को भी जो नुकसान होते हैं वो कोई कम नहीं है जी। जेंडर इनइक्वालिटी से या जो स्त्री और पुरुष के बीच की जो गैर बराबरी है उससे पुरुषों को भी उतने ही नुकसान है जितने स्त्रियों को है। लेकिन संवेदनशीलता पितृसत्ता का असर कुछ इस तरह का है कि पुरुष इसकी पहचान नहीं कर पाता है। ओके, तो कोई ऐसे जैसे कि एक उदाहरण हमें बताइए कि किस रूप से पुरुषों को नुकसान है या इक्वालिटी से क्या लाभ होगा। जी, देखिए, हम सबसे पहली शुरुआत करते हैं कि मैं एक किताब का उदाहरण देना चाहूँगा। दलाई लामा ने एक किताब लिखी थी, उसका नाम था द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस। यानी उनका कहना ये था कि मनुष्य इस संसार में इसके लिए आया है कि वो सुखी रह सके, खुश रह सके, प्रसन्न रह सके जी। लेकिन पितृसत्ता ने पुरुष को इस तरह का बना दिया है कि उसका व्यवहार उसको हमेशा एक तरह की के संतरास और दुख में रखता है। जो गैर बराबरी वो अपने घर में अपनाता है, जिस तरह की पितृसत्ता की वजह से वो अपने परिवार में सभी पर, अपनी पत्नी पर, अपने बच्चों पर जिस तरह का अधिकार रखना चाहता है, अपनी सत्ता को अपने परिवार के स्तर पर बना के रखना चाहता है, उससे एक स्वाभाविक दुर्घटना ये होती है कि वो सत्ता को बनाए रखने के लिए हिंसा का उपयोग करता है। और हिंसा स्त्रियों पर भी होती है, यानी कि उसके घर के अपनी स्त्रियों पर होती है और अपने बच्चों पर भी होती है। पितृसत्ता का तात्पर्य है यही कि सत्ता पुरुष की रहेगी और उसके अधीन स्त्रियां और जो छोटे बच्चे हैं वो रहेंगे। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि सबसे बड़ा नुकसान जो पुरुष को है वो है कि उसको प्रेम नहीं मिल सकता। अच्छा। प्रेम जो है ना, प्रेम और अपनापन तभी आएगा दो लोगों के बीच में जब उनके बीच में बराबरी होगी। किसी भी सत्ताधीश को, किसी भी डिक्टेटर को कभी भी जनता का प्रेम नहीं मिलता है। ये तो सही बात तो इसलिए पहली चीज़ जो है ना कि अगर सबसे बड़ा नुकसान जो है ना जो पुरुष को है जेंडर इनइक्वालिटी का, वो यही है कि उसे जीवन में कभी प्रेम नहीं मिलेगा, ना स्त्री का प्रेम मिलेगा और ना ही बच्चों का अपनापन मिलेगा। तो सबसे बड़ा नुकसान जो होता है, जो उससे जो महरूम रह जाता है, वो है प्रेम और अपनापन। वाह, ये बहुत ही मतलब आपने एक बहुत बड़ा नुकसान बताया है पुरुषों के लिए, क्योंकि अगर वो बराबरी नहीं करे समझेगा तो वो प्रेम नहीं कर पाएगा उस तरीके से
और प्रेम नहीं करेगा तो प्रेम स्वाभाविक रूप से उसे मिलेगा नहीं मिलेगा। प्रेम से ही मिलता है। प्रेम अपनापन, और प्रेम अगर आप जिसको प्रेम देंगे और जिसको अपनापन देंगे उसी से मिलेगा। आप सत्ता की ताकत पर प्रेम हासिल नहीं कर सकते जी। तो परंतु पुरुषों को इस चीज़ का, जो पितृसत्ता का शिकार हैं, जो पितृसत्ता को आगे बढ़ाते हैं, वो पुरुषों को ये अंदाजा ही नहीं है कि उनकी कई पीढ़ियां बिना प्रेम के गुजर गई हैं। वाह, कई पीढ़ियां बिना प्रेम की गुजर गई। आपने हिंसा के बारे में जिक्र किया, तो एक हिंसात्मक हृदय या मन कैसा होगा? देखिए, जो आप स्वाभाविक तौर पे देखिए कि जब भी कोई हिंसा होती है जी, या एक व्यक्ति जो शोषण करता है, एक व्यक्ति शोषित होता है, एक व्यक्ति हिंसा करता है, तो एक व्यक्ति के विरुद्ध हिंसा होती है जी। तो ये तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि जिसके विरुद्ध हिंसा हुई है, जिसका शोषण हुआ है, वो दुखी रहेगा, वो परेशान रहेगा, वो बहुत सारी चीज़ों से वंचित रहेगा। लेकिन जो शोषक होता है, जो हिंसा करता है, उसका मन भी कभी प्रसन्न नहीं रह सकता। उसका मन भी कभी अच्छे मनुष्य का मन नहीं हो सकता। उसको भी हिंसा करने के बाद में उस दुख से गुजरना पड़ेगा। लेकिन पितृसत्ता उसको इस तरह का से मजबूर कर देती है कि उसको हिंसा में ही आनंद नजर आता है, और वो आनंद उसको कभी प्राप्त होता नहीं है। वो हमेशा उसके भ्रम में रहता है कि उसे आनंद मिल रहा है, या उसे सत्ता का जो अहम होता है उसका एक भ्रम बना रहता है, और वो पूरा का पूरा जीवन इसी तरह के संतरास और दुख में गुजार देता है। वाह। और आपने बच्चों के बारे में बात की थी, तो बच्चों पर अगर जेंडर इक्वालिटी का क्या सदप्रभाव पड़ सकता है? देखिए, अगर किसी भी परिवार में, स्वाभाविक तौर पर किसी भी परिवार में जेंडर इक्वलिटी होगी, जहाँ कोई बच्चे पल बढ़ रहे हैं और उनके माता पिता जो है ना, वहाँ एक बराबरी का वातावरण है। वो शाम को बैठ के एक टेबल पर खाना खाते हैं, और बच्चे अपने माता पिता के बीच में एक प्रेम और सद्भाव देखते हैं, एक दूसरे के प्रति बराबरी का व्यवहार देखते हैं। जब घर में कोई निर्णय होता है तो सभी का मिला जुला निर्णय होता है, तो बच्चों के बीच उसका बहुत एक तरह से देखा जाए तो सकारात्मक प्रभाव पड़ता है जी। और बच्चे उससे सकारात्मक चीज़ें सीखते हैं। बच्चों के अंदर एक आत्मविश्वास आता है, बच्चों के अंदर आगे बढ़ने की ललक होती है, और वो निर्भीक होकर आगे बढ़ते हैं। उन्हें वो उनके अंदर एक जिसको कहेंगे फियरलेसनेस आती है जी। कि हाँ, कि समाज और वातावरण हमारे लिए ऐसा है जो हमें अवसर प्रदान करेगा, जहाँ पर हमारे आगे बढ़ने के लिए कोई भी हर्डल नहीं है। और इसी के विपरीत अगर उस परिवार में हिंसा होगी तो बच्चे सबसे पहले ये महसूस करते हैं कि उनके इर्द गिर्द का वातावरण ऐसा है जहाँ पर वो निर्भीक होकर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उनकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत हर्डल है, और वो हमेशा एक दबाव, मानसिक दबाव महसूस करेंगे, और आगे बढ़ने की एक स्वतंत्रता की जो भावना होती है वो उनमें नहीं आ पाएगी। जी, मैंने भी कहीं ये सुना था कि अगर क्या एक पेरेंट्स बच्चों के लिए सबसे अच्छा काम क्या कर सकते हैं, तो ये बुद्धिजीवियों का ये मानना था कि एक दूसरे से प्रेम और रखें तो वो बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है। स्वाभाविक तौर पर बच्चे उससे सीखते हैं जी। जो प्रेम होता है, प्रेम से प्रेम सीखेंगे, हिंसा होगी तो हिंसा सीखेंगे जी। तो स्वाभाविक सी बात है। तो हम बच्चों का अच्छा लालन पालन प्रेम के माध्यम से दे सकते हैं, घर में हिंसा और गैर बराबरी के माध्यम से नहीं दे सकते। और हिंसा के बारे में आपने थोड़ा बताया, बच्चों के बारे में, जैसे कि आपने बताया कि अगर वो आपस में प्रेम है और बराबरी है तो वो सुरक्षित महसूस करते हैं और निर्भय रहते हैं, आपने बताया। और उसका भी उल्टा भी है कि अगर घर में ऐसा होगा तो वो समाज के प्रति भी वो भय रखेंगे। बिल्कुल, अगर घर में भय का वातावरण होगा तो उन्हें ये लगेगा कि जो वातावरण मेरे इर्द गिर्द है यही पूरे समाज में होगा, यही पूरी दुनिया में होगा। तो एक किस्म का भय और अविश्वास पूरी दुनिया के प्रति, पूरे समाज के प्रति उनके मन में पैदा होता है। तो ये जो हिंसात्मक वातावरण घरों परिवारों के बीच रहता है, और गैर बराबरी का भी, केवल ये नहीं कि हिंसा हो रही है तभी, वो सामान्य गैर बराबरी भी देखेंगे तो फिर वो गैर बराबरी सीखेंगे। गैर बराबरी जैसे अगर लिंग में वो देखते हैं तो वो गैर बराबरी दूसरी जगह भी देखते हैं, बिल्कुल दूसरे क्षेत्रों में। देखिए, ये गैर बराबरी जो है ना, ये पैकेज के तौर पर ही आती है जी। अगर उनको स्त्री के प्रति गैर बराबरी की भावना है, मान के चलिए एक बच्चा है, एक बच्ची है, वो माता पिता को देखते हैं जी। तो हिंसात्मक वातावरण है, तो बेटा हिंसा करना सीखेगा और बेटी हिंसा सहना सीखेगी। और उन्हें ये लगेगा कि समाज में दूसरे भी जो वर्ग हैं उनके साथ भी हिंसा की जा सकती है, उनके साथ भी गैर बराबरी की जा सकती है। तो ये एक ऐसी चीज़ है
जो सकारात्मक वातावरण के माध्यम से एक बच्चे के मन से निकाली जा सकती है। वाह। और महिलाओं में जो हिंसा देखी जाती है, तो आपको लगता है कि जेंडर इक्वालिटी से इसमें कोई फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल। देखिए, जो जेंडर इक्वलिटी है उसको हम स्थापित करना चाहते हैं। इसका तात्पर्य ये भी है कि हम पितृसत्ता को समाप्त करना चाहते हैं। पितृसत्ता एक तरह का इसको हम एक तरह का प्रशिक्षण संस्थान मान सकते हैं जी। जो हमें गैर बराबरी सिखाता है, जो हमें हिंसा सिखाता है। तो उससे प्रशिक्षित होने वाले केवल पुरुष नहीं होते हैं, स्त्रियां भी होती हैं। और जो स्त्रियां पितृसत्ता के इंस्टीट्यूट से पढ़ी लिखी हैं या वहाँ से शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, तो वो स्त्रियां आपस में एक दूसरे के प्रति भेदभाव करती हैं और उनके मन में एक दूसरे के प्रति हिंसा का भाव रहता है। यद्यपि वो पुरुषों के जैसा नहीं रहता है, परंतु फिर भी रहता है। तो अगर हम पितृसत्ता को समाप्त करते हैं, जेंडर इक्वलिटी को स्थापित करते हैं, तो एक स्त्रियों के आपस में बीच में एक सिस्टरहुड डेवलप होगा और स्त्री और पुरुष के बीच का भी जो संबंध होगा वो ज़्यादा ताकतवर हो पाएगा, सशक्त हो पाएगा। जो सेक्स रेशियो में कमी है वो भी जेंडर इनइक्वालिटी को प्रदर्शित कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो जेंडर इनइक्वलिटी है या गैर बराबरी है, वो क्या करते हैं, वो स्त्रियों को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति है कि हम उनको वंचित करें, संपत्ति से वंचित करें, अधिकारों से वंचित करें, है ना, दूसरी जो चीज़ें हैं उनसे वंचित करें, प्रेम से वंचित करें, है ना, उनके विरुद्ध हिंसा करें। तो जो एडवर्स सेक्स रेशियो है, तो वो हिंसा का सबसे बुरा रूप है कि हम एडवर्स सेक्स रेशियो का सीधा मतलब है कि उस समाज में कन्या भ्रूण हत्या की जाती है, तभी सेक्स रेशियो जो है ना वो एडवर्स होगा। तो ये समझिए कि ये एक तरह की गैर बराबरी का सबसे घृणित रूप है कि हम इतनी गैर बराबरी चाहते हैं या इतनी हमें नफरत है कि हम उस बालिका को अपने परिवार में पैदा ही नहीं होने देना चाहते, और उसी का परिणाम होता है कि हम एडवर्स सेक्स रेशियो रहता है। मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं कि ये भिंड, मुरैना, ग्वालियर, ये हमारा जो इलाका है इसमें एडवर्स सेक्स रेशियो है जी। मुरैना का आप जैसे उदाहरण के तौर पे कहूँ सबसे ख़राब जिला है इस मामले में, और वहाँ पर 1000 लड़कों पर केवल 829 लड़कियाँ हैं, यानी कि प्रत्येक 1000 पर 171 लड़कियाँ काम है। तो अगर, और ये सिद्ध बात है, कई सारे शोध हुए हैं जिसमें ये कहा गया है कि जिन इलाकों में, जिन समाजों में दुनिया भर में एडवर्स सेक्स रेशियो है, सेक्स रेशियो खराब है, लड़कियों की संख्या कम है, तो वहाँ स्वाभाविक तौर पर लड़कियों के खिलाफ हिंसा, सामान्य हिंसा, यौन हिंसा अधिक रहेगी। अच्छा, ये स्टडी में ये बिल्कुल ये सिद्ध हो चुका है। अब इसमें बात ये है कि इसका सीधा सीधा नुकसान जो है ना वो पुरुषों को होगा। वो कैसे होगा? पुरुषों को इस तरह से नुकसान होगा कि अगर वातावरण उन इलाकों का महिलाओं के लिए असुरक्षित है जी। हर पुरुष, कोई पुरुष बिना स्त्रियों के जीवन नहीं जीता है। उसकी माँ होती है, उसकी बहन होती है, उसकी पत्नी होती है, उसकी बेटी होती है। आप अगर ऐसे इलाके में रह रहे हैं या ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ पर सेक्स रेशियो बहुत ख़राब है, तो स्वाभाविक तौर पर स्त्रियों के खिलाफ हिंसा अधिक होगी जी। हमारी बेटी या हमारी बहन या हमारी कोई परिवार की स्त्री सदस्य जब घर से बाहर जाती है तो एक असुरक्षा का वातावरण उसके मन में भी रहता है, और वो जब तक लौट के नहीं आ जाती तब तक का वो एक तरह के की परेशानी और दुख से गुजरता रहता है। और खुदा ना खास्ता अगर उसके विरुद्ध हिंसा हो जाती है, बाहर को यौन हिंसा हो जाती है, तो उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? स्त्री तो भुगतेगी, लेकिन उसके परिवार का जो सदस्य होगा, अगर मेरी बेटी के साथ में कुछ यौन दुर्व्यवहार होता है, उसका उतना दुख जितना मेरी बेटी को हुआ उतना मुझे भी होगा जी। तो पुरुष होने के नाते अगर हमने ऐसा समाज का निर्माण किया है जो स्त्रियों के विरुद्ध है, जहाँ पर एडवर्स सेक्स रेशियो है, तो उसका खामियाजा हमको भी भुगतना ही पड़ेगा। और उसके विपरीत अगर विपरीत अगर हम एडवर्स सेक्स रेशियो को सकारात्मक कर देते हैं, 1000 लड़कों पर 1000 लड़कियां ही होंगी, तो स्वाभाविक तौर पर हिंसा कम होगी, ये तो सिद्ध बात है। और हिंसा कम होगी तो वो निर्भीकता हमारे अंदर भी आएगी, वो सुरक्षा हमारे भीतर भी आएगी, हम सुरक्षित महसूस करेंगे तो निश्चित रूप से हम खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे। जी जी। और कोई लाभ हैं पुरुषों को, जैसे हम पुरुषों के लाभ के बारे में बता रहे थे? देखिए, हम 2-3 बातें उसमें और जोड़ना चाहेंगे। देखिए, जैसे सबसे महत्वपूर्ण बात जो है ना वो ये है कि पुरुष अपनी जो आत्मिक भावनाएं हैं उनको व्यक्त नहीं कर पाता है।
पितृसत्ता इस तरह से हमारे ऊपर दबाव डालती है कि पुरुष को, जैसा एक फिल्म में भी कहा था कि मर्द वो दर्द नहीं होता, या ये कहा जाता है कि अगर एक कोई पुरुष रोता है तो उसको कहा जाता है कि तुम क्यों लड़कियों की तरह रोते हो। यानी कि एक स्वाभाविक जो भावना है जिसकी हम अभिव्यक्ति चाहते हैं, हम रोना चाहते हैं, हम अपने दुख को किसी के साथ में शेयर करना चाहते हैं, लेकिन पितृसत्ता के ऊपर पितृसत्ता एक पुरुष के ऊपर इतना दबाव डालती है कि वो रो नहीं सकता, वो अपनी जो भावनाएं उनको व्यक्त नहीं कर सकता, वो किसी के गले रख के रो नहीं सकता, इससे उसकी कमजोरी जाहिर होती है। तो वो मर्द बने रहने के लिए जो है ना, और अपनी भावनाओं को मारता रहता है जी, है ना। और तो निश्चित रूप से अगर यही बात है, इसका सीधा सा उदाहरण यही है कि महिलाएं जो है ना रो के अपने आप को व्यक्त कर देती हैं, हार्ट अटैक कम होते हैं। अच्छा जी। और पुरुषों को हार्ट अटैक इसलिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो अपना जो भी संतरास है, अपना दुख है, वो अपने अंदर दबाते रहते हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य पे भी असर करता है, मानसिक स्वास्थ्य पर असर करता है निश्चित रूप से जी। इसीलिए बाल जल्दी उड़ जाते हैं हार्ट अटैक्स होते हैं जी। तो यही सब कारण है जी। और कोई एक जेंडर इक्वालिटी के लाभ? हाँ, दूसरी और एक बात और कहना चाहूँगा, इसमें जोड़ना चाहूँगा कि हमने सारा का सारा बोझ जो है ना अपने सर पर ले लिया है। पितृसत्ता हमारे ऊपर ये भी दबाव डालती है, और जो हम गैर बराबरी अगर रखते हैं कि परिवार के पालन पोषण का सारा बोझ जो है ना हमेशा पुरुष के ऊपर रहता है। हमेशा उससे आशा की जाती है कि बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद ये घर के लिए रोजी रोटी कमाएगा, घर के पालन पोषण की सारी जिम्मेदारी इसी की रहेगी। जबकि अगर हम जेंडर इक्वलिटी में भरोसा रखेंगे, हम बराबरी में भरोसा रखेंगे, तो ये जिम्मेदारी दोनों में से, क्योंकि स्त्री और पुरुष दोनों बराबर की क्षमता रखते हैं, और काम करने का प्रबंधन की जो क्षमता स्त्री की होती है वो पुरुषों से अधिक है, क्योंकि वो घर संभालती है और वो 24/7 संभालती है, 12 महीने संभालती है, उसकी कोई छुट्टी नहीं होती है। पुरुषों का प्रबंधन उस दिन बिगड़ जाएगा जिस दिन उसको रविवार को भी काम करना पड़ेगा जी। तो बाहर का जो काम होता है उसमें वो, और वैसे भी हम देखें कि जो काम के जो घंटे होते हैं कुल मिला के, उसमें 67% काम के घंटे जो ना स्त्री के हिस्से में आते हैं और केवल 33 घंटे पुरुष के काम में हिस्से में आते हैं। ओके। तो इसलिए ये बर्डन जो है ना, जो ब्रेड विनर वाला जो बर्डन है वो पुरुष अपने ऊपर रखता है। जबकि अगर उसको शेयर करेगा तो कोई पुरुष है, मान के चलिए मेरी इच्छा करती है कि मैं घर का प्रबंधन करूं, मैं खाना बनाऊं, मैं घर को सुसज्जित रखूं, मेरे अंदर वो काबिलियत है, लेकिन वो मुझे मौका नहीं मिलेगा क्योंकि मुझे पहले से ही इतना पुरुष बना दिया जाएगा कि मैं घर से बाहर ही जाऊंगा और बाहर से कमा के लाऊंगा। तो ये जो बर्डन है, जो बोझ है एक जिम्मेदारी का, वो कम नहीं हो पाता है। तो इस वजह से जैसे आपने बताया कि पुरुष वो कौशल नहीं सीख पाते हैं। हाँ बिल्कुल, यही बात है कि एक अच्छा खासा हर व्यक्ति को हर एक तरह के कौशल आने चाहिए जी। एक व्यक्ति को बाहर काम करना भी आना चाहिए, एक व्यक्ति को अपने कार्यालय का प्रबंधन आना चाहिए, एक व्यक्ति को फील्ड में काम करना आना चाहिए, एक व्यक्ति को म्यूजिक भी आना चाहिए, अगर वो कुछ और उसकी अभिरुचियाँ उसको सीखना चाहिए, चित्रकारी सब सीख सकता है, लेकिन घर का काम नहीं सीख सकता जी। घर का काम करना, अच्छा भोजन बनाना है ना, घर को सुरुचिपूर्ण रखना, घर में साफ सफाई करना, बच्चों को तैयार करना, ये बहुत बेसिक स्किल्स हैं और बहुत महत्वपूर्ण भी हैं, और बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हम उसको स्त्रियों के हिस्से में डाल देते हैं और हम कभी सीख नहीं पाते, इससे वंचित रह जाते हैं। इससे वंचित रह जाते हैं। अपूर्ण कौन रहता है? पुरुष रहता है। स्त्रियां तो अपना घर का काम के साथ साथ बाहर का काम भी कर लेती हैं, वो पेंटिंग भी सीख लेती हैं, वो नृत्य भी सीख लेती हैं, सब कुछ कर लेती हैं, लेकिन ये बात और है कि उनके काम के घंटे ज़्यादा रहते हैं। अच्छा। लेकिन पुरुष बहुत सारी चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। जेंडर इक्वालिटी का इन पे विपरीत असर पड़ता है। अगर जेंडर इक्वलिटी में भरोसा रखेंगे तो वो घर का काम भी सीखेंगे। अगर पत्नी रोटी बना रही है तो आटा गूंथना उनको भी आना चाहिए, पत्नी का कभी स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो खाना बनाना उनको भी आना चाहिए, बर्तन साफ करना आना चाहिए। आप जब कर रहे होते हैं तब आपको पता होता है कि आप किस चीज़ से अभी तक वंचित रहे हैं, आपको कौन सा कौशल नहीं आता। जब आप करने लगते हैं तो आपको लगता है आपके अंदर वो एक सकारात्मक भावात्मक बदलाव आता है जी। आप एक आत्मविश्वास महसूस करते हैं जिससे आप अभी तक वंचित रहे होते हैं। तो एक व्यक्तिगत सवाल पूछूंगा आपसे कि आप भोजन बना लेते हैं? जी, मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं बना पाता हूँ जी, परंतु मैं
कुछ कुछ काम जो है ना जैसे होता है ना कि हम शेयरिंग करते हैं जी। शेयरिंग करते हैं, शेयरिंग करने में ऐसे काम जो बहुत स्किल जिसमें है, जैसे मैं बहुत अच्छा सब्जियां नहीं बना सकता, अच्छा। हाँ, पर मैं रोटी बना सकता हूँ। मैं कभी कभी कुछ डिशेज हैं वो बना लेता हूँ, तो वो बनाता हूँ। अदरवाइज मैं अपनी पत्नी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये बना लीजिए, बर्तन मैं साफ कर लूँगा, झाड़ू में लगा लूँगा। बच्चों को तैयार करने का काम मैंने हमेशा किया है। मेरे बच्चे जब छोटे थे तो मैं उसकी नैपी साफ करने से लेके सब काम मैंने किए। तो मुझे, और उससे महत्वपूर्ण बात जो मुझे अपने लिए लगती है कि हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं आती है, लेकिन मैं किसी भी काम को दुनिया में ये मान के नहीं चलता कि ये केवल स्त्री के लिए है। मुझे नहीं आता है, मैं सीखूंगा, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि ये घर का काम करना वो केवल स्त्री का काम है। मुझे भी आना चाहिए और मुझे करना चाहिए। जी। तो आपने बहुत संक्षेप में और बहुत कई बिंदुओं को बताया जिससे कि हम जेंडर इक्वालिटी पुरुषों के हित में कैसे है उसके बारे में हमने चर्चा की है। मैं चाहता हूं कि सुरेश जी आप एक बार एक एक पॉइंट को दोबारा बोल दें ताकि इन पूरी चर्चा का सार एक बार फिर जो सुन रहे हैं उनको मिल सके। जेंडर इक्वलिटी का सबसे पहला लाभ तो यह है कि वास्तविक प्रेम और अपनापन आपको अपने परिवार में हासिल होगा। बच्चों का सकारात्मक पालन पोषण होगा। सेक्स रेशियो की बराबरी से महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा होती है उसमें कमी आएगी। भावनाओं की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलेगी। जिम्मेदारी का बोझ कम होगा आपका। गृह कार्य के महत्वपूर्ण कौशल आप सीख सकते हैं। बहुत अच्छी हमारी चर्चा रही और ख़ासतौर पे हम जब चर्चा करने की बात कर रहे थे तो हमने ये डिसाइड किया था कि दो पुरुष इस बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि पुरुषों को इस बारे में शिक्षित होना ज़रूरी है कि ये मुद्दा सिर्फ, जैसे सुरेश जी ने बताया, ये मुद्दा सिर्फ महिलाओं का नहीं है। जो जेंडर इक्वालिटी का मुद्दा है ये पुरुषों का भी है और हम आपस में चर्चा हमने की है और हम चाहते हैं कि आप भी घरों में इस बारे में चर्चा करें। और आपको हमारी चर्चा कैसी लगी, इससे आपने क्या सीखा, या जो भी आपका कमेंट है वो भी हमें लिख करके आप पहुंचा सकते हैं। सुरेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत के विचारों को व्यक्त करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।